क्या नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडियन लोगों का ओरिजिन सेम है या फिर दोनों का अलग अलग ओरिजिन है? ये जानने के लिए हमारे सामने आज दो थ्योरी है। एक तरफ है स्टेप एंसेस्ट्री का जेनेटिक एविडेंस जो ये साबित करता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ है 4 माइग्रेशन थ्योरी जो ये कहता है कि 4 स्टेजेस में हमारे भारत में माइग्रेशन हुआ था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी थ्योरी सच है और कौन सी थ्योरी झूठी है। तो पहले जानते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या था। तो 1850 में मैक्स मुलर ने एक थ्योरी सजेस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न आर्यंस जो कि यूरोपियंस के एंसेस्टर थे एंड ईस्टर्न आर्यंस जो कि इंडियंस के एंसेस्टर थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि 1500 BC के आसपास ये नॉर्डिक कम्युनिटी सेंट्रल एशिया से भारत में आए और यही आज के इंडियंस के एंसेस्टर थे। इन्होंने अपने संस्कृत भाषा और अपने कल्चर्स से भारत के लोकल कल्चर्स को प्रभावित किया, जिसकी वजह से संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी को अपने कॉलोनाइजेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि आर्यंस जो थे वो मोस्टली अपर कास्ट के लोग थे और इन्होंने हिंदुइज्म का जन्म दिया जो आज के हिंदुइज्म से सिमिलर थे। ये कहा कि द्रविडियंस लोग मोस्टली बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइबल कल्चर से बिलोंग करते हैं। इससे उन्होंने भारत में एक कास्ट डिवीजन सिस्टम शुरू किया और ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा जो आज का हिंदुइज्म है वो कोई इंडियन ने क्रिएट नहीं किया था, वो क्रिएट हुआ था सेंट्रल एशिया से आए हुए बाहर के लोगों के द्वारा। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए कई सालों से अपना प्रोपेगेंडा चलाया भारत में। लेकिन ब्रिटिशर्स सिर्फ अकेले नहीं थे, नाजी जर्मनी के लोग इस थ्योरी का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर ने ये कहा कि आर्यंस जो है वो सुपीरियर रेस है, उनका वाइट स्किन, ब्लू आइज एंड ब्लैक हेयर, ये था आर्यंस का डिस्क्रिप्शन। और इसका इस्तेमाल करते हुए हिटलर ने अपना वर्ल्ड वॉर 2 कॉन्क्वेस्ट को जस्टिफाइड किया। हिटलर ने यह भी कहा कि भारत के जो आर्यंस थे उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की वजह से अपना जो सुपीरियर जीन था वो खो दिया। ये थ्योरी प्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस ने बहुत सारे सबूत ले आए हैं। सबसे पहला प्रूफ है लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज। यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ संस्कृत लैंग्वेज के बहुत सिमिलरिटीज पाया जाता है। जैसे संस्कृत शब्द माता के साथ जर्मनी शब्द मटर, लैटिन शब्द मैटर, स्पेनिश शब्द मद्रे एंड स्लैविक शब्द मैट के सिमिलरिटीज है, बोथ प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग में। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसके साथ यूरोपियन लैंग्वेजेस के सिमिलरिटीज पाया जाता है। ये लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज ये बताते हैं कि इन सब का एक कॉमन ओरिजिन था। जैसे सेंट्रल एशिया में सिद्धस्ता कल्चर में हमें हॉर्स एंड रथ का जिक्र मिलता है, वैसे ही ऋग्वेद में हॉर्स एंड रथों का जिक्र है। अब तीसरा प्रमाण है जेनेटिक मार्कर। R1A हैप्लोग्रुप जो एक जेनेटिक मार्कर है जो नॉर्थ इंडियन के लोगों में पाया जाता है, वही सेम जेनेटिक मार्कर पाया जाता है यूरेशिया के लोगों के अंदर। ये दर्शाता है कि यूरेशिया से आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन नॉर्थ इंडिया पे हो सकता है।
एक और एविडेंस है कल्चरल शिफ्ट। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस एंड रिचुअल्स का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ऋग्वेद में हॉर्सेस एंड रिचुअल्स का जिक्र है। और इसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से आर्यन सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन ये थ्योरी तो बताती है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था। अब कुछ और थ्योरीज है जो ये बताती है कि आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, और इसका सबूत भी इनके पास है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत है सरस्वती नदी का मेंशन। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एक माइटी रिवर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन ये सरस्वती रिवर सूख गया था 2000 BCE के आसपास। बट आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार आर्यन आए थे 1500 BC के आसपास। अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच है तो सरस्वती नदी को कैसे एक माइटी रिवर के रूप में दिखाया गया है ऋग्वेद में। एक और सबूत है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द इंडिजिनियस एंड मोस्ट एडवांस्ड सिटीज़ में एक था, और उनके शहर के प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, पक्के मकान, ये सब उस समय नहीं पाया जाता था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ आर्यन इन्वेजन के टाइमलाइन में 1000 ईयर्स का गैप है। अगर आर्यन इन्वेजन हुआ होता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे कोई एविडेंस जरूर होता। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रूफ के बारे में। 2019 में राखीगिरी के आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें एक स्केलेटन मिला, जिसका नाम हमें अभी इसलिए नहीं पता, बट उनके DNA से हमने R1A का DNA कंपेयर करने की कोशिश की, जिसमें कोई मैच नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का जो सिविलाइजेशन था, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उनके लोग इंडिजिनियस थे। उनके साथ यूरेशियन या सेंट्रल एशिया के लोगों के कोई मेल नहीं था। एक और प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में हॉर्सेस एंड चैरियट्स का इस्तेमाल ज़रूर बताया गया था, लेकिन उनमें यह भी बताया गया था कि ये आर्यन कम्युनिटी एक फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब था वो लोग फार्मर्स थे। और इसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन के बीच एक कंटिन्यूटी दिखाया गया था। कोई सडन डिस्ट्रप्शन या कोई इन्वेजन की वजह से सडन चेंजेस ये दिखाया नहीं गया था। ऋग्वेद में कोई वार या कोई बैटल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इससे ये साबित होता है कि आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था। ये तो थी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, लेकिन अब हम जानते हैं 4 स्टेजेस माइग्रेशन थ्योरी के बारे में। 4 स्टेजेस माइग्रेशन थ्योरी का मतलब है 4 स्टेज में भारत में माइग्रेशन हुआ था। तो सबसे पहले माइग्रेशन हुआ था आज से 65,000 साल पहले, जब अफ्रीका से कुछ लोग भारत पे आए, और उनमें से कुछ लोग नॉर्थ इंडिया पे और कुछ लोग साउथ इंडिया पे बस गए। इनको हम फर्स्ट इंडियन के रूप से भी जानते हैं। इन फर्स्ट इंडियंस के साथ हमारे आज के अंडमान निकोबार आइलैंड पे जो ट्राइब्स रहते हैं, उनका DNA बहुत मैच करता है। फिर इसके बाद एक ह्यूज गैप आता है, और आज से 9000 साल पहले एक और माइग्रेशन होता है, जिसको हम सेकेंड माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इस समय ईरान के रीजन से कुछ लोग भारत पे आए, और आज के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पर फर्स्ट इंडियन के साथ घुल मिल गए और क्रिएट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके बाद आता है थर्ड माइग्रेशन, जो होता है आज से 4000 साल पहले। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होता है, उसका रीज़न किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इसका रीज़न था फ्लड या बाढ़, कुछ लोग कहते हैं इसका रीज़न था रूखा सूखापन, और कुछ लोग ये भी कहते हैं
कि इसका रीज़न था अर्थक्वेक। जब इंडस वैली का एंड होता है तब इंडस वैली से कुछ लोग साउथ की तरफ चले जाते हैं और वहाँ के जो फर्स्ट इंडियंस हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं और क्रिएट करते हैं एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, जो आज के साउथ इंडियन पीपल के एंसेस्टर्स थे। और कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर उसी वक्त आते हैं आर्यंस के लोग, जो इस नॉर्थ इंडिया पे रहने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ घुल मिल जाते हैं और क्रिएट करते हैं एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन पीपल, जो आज के नॉर्थ इंडियन पीपल के एंसेस्टर्स थे। फिर अचानक आज से 1600 या 1900 साल पहले ये इंटरमिक्सिंग बंद हो जाता है और इस समय था गुप्ता पीरियड। इस पीरियड में ऋग्वेद एंड और भी जो वेदास थे वो वेदास बहुत पॉपुलर हो चुके थे, इसलिए इस समय लोग अपने अपने कास्ट पे मैरिज करते थे। बट इस कास्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर ऊंच नीच था, यहाँ पर सिर्फ अपने अपने कास्ट में लोग मैरिज करते थे। ये मैरिज चलता रहा, जो आज के मॉडर्न टाइम तक भी बहुत जगह चलता है। अगर आज मॉडर्न डे एक एवरेज भारतीय का DNA उठाया जाए और उसको चेक किया जाए तो हमें मिलता है 52% इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिजेम्बलेंस। उसके बाद 12% हमें मैच मिलता है आर्यन के साथ और बाकी के 36% हमें मैच मिलते हैं फर्स्ट इंडियंस के साथ। अब एक और माइग्रेशन होता है जो था फोर्थ स्टेज माइग्रेशन। ये हुआ था आज से 4000 साल पहले, जब कैम्बोडिया, थाईलैंड, म्यांमार इस रीजन से कुछ लोग भारत पे आए और आज के झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर बस गए। इन लोगों का DNA आज के झारखंड के मुंडा ट्राइब से या और भी जो ट्राइब्स है उनके साथ मैच करते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या असल में फोर्थ स्टेज में माइग्रेशन हुई थी या फिर आर्यन इन्वेशन हुआ था या फिर इनमें से कुछ नहीं हुआ था? यहाँ पर एक और थ्योरी आती है कि भारत में ही ये सारे लोग रहते थे और ये लोग भारत से ही पूरे वर्ल्ड में फैल गए। क्या ये थ्योरी भी सच हो सकती है? इसके लिए आप लोग कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।